डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी एक वीडियो में इतनी अजीबो गरीब बात की कि जब आप सुनेंगे आप चकरा कर रह जाएंगे। जब पहली बार वो बात मैंने सुनी थी मैं लिटरली हिल गया था। उसकी वजह ये है कि मैंने कितनी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं और उसमें कहा है कि डॉक्टर इसरार अहमद मेरे उस्ताद हैं। ये अलग बात है कि मेरी आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो हयात थे मैं और किस्म का इंसान था। एंड मोर अबाउट दैट ऑन सम अदर डे। पॉइंट ये है कि जब हम किसी को उस्ताद बनाते हैं ना, हम उसको इतने हायर पेडिस्टल पर बिठा लेते हैं कि हम उनसे कोई गलती एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जब डॉक्टर साहब की ये बात सामने आई मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर मूविंग चीज की मुखालफत कर दें, हर ऐसी चीज की जो इस्टेब्लिश्ड है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अब ये बात आपको समझ में तब आएगी जब आप पहले ये क्लिप देखें। वहां से बाहर से नया बीज आया तो अब हमारे यहां गंदम ज्यादा होती है कि लिहाजा उसके प्रोप्राइटरी राइट्स हमें मिलने चाहिए। इस वीडियो के अंदर डॉक्टर इसरार अहमद ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, WTO के खिलाफ बात की है। अभी कैसे हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इतना बड़ा इदारा चल रहा हो जिसके दुनिया जहान में सिग्नेटरीज हो और सब के सब इनका एजेंडा समझ ना पाए, इनकी बात को समझ ना पाए। खास तौर पर डॉक्टर साहब ने बात की है ट्रिप्स एग्रीमेंट के हवाले से। अब डॉक्टर साहब की बात को समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। सो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया और जब आगाज किया तब मुझे ये पता चला कि ये कहानी शुरू होती है आज से 125 साल पहले अमेरिका की रियासत मिजोरी के एक छोटे से टाउन सेंट लुइस में, जहां एक आदमी ने एक कंपनी का आगाज किया। ये कंपनी केमिकल्स पे काम करती थी और इस कंपनी का नाम रखा गया मॉन्सांतो। मोन्सांतो ने जब अपने कारोबार का आगाज किया तब उन्होंने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया। यह आर्टिफिशियल स्वीटनर आज सैकरिन के नाम से जाना जाता है और मोन्सांतो ने इसे कोका कोला को सप्लाई करना शुरू किया ताकि कोका कोला की प्रोडक्ट पाए तक मील तक पहुंच सके। लेकिन मोन्सांतो का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। 1944 में उन्होंने एक नया पेस्टिसाइड बनाया। इस पेस्टिसाइड का नाम है DDT और इसका असल काम यह था कि मलेरिया को रोके, मच्छर की अफजाइश को रोके और इसको जगह जगह पर स्प्रे किया जाने लगा। स्विमिंग पूल में जहां बच्चे नहा रहे होते वहां स्प्रे करते, सड़कों पर स्प्रे करते, जहां से बच्चे गुजरते उन पर स्प्रे करते। लेकिन इस DDT के कितने ऐसे साइड इफेक्ट्स थे जो पब्लिक को कभी बताए नहीं गए। DDT का स्प्रे जहां जहां हुआ उसने कितने लोगों के लिए इश्यूज और बीमारियां खड़ी की हैं। इसके हवाले से 1962 में रेचल कार्लसन ने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। इन साइड इफेक्ट्स में अगर मैं लिस्ट में से नाम पढ़कर आपको बताऊं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें लिवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, मिसकैरेजेस हैं, प्रीमेच्योर बर्थ है, एंडोक्राइन डिसरप्शन है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं। मोन्सांतो का हाथ किसी ने नहीं रोका। ये कंपनी अपना काम करती रही, जगह जगह पर स्प्रे करती रही और फिर मोन्सांतो ने एक नई प्रोडक्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस की जिस प्रोडक्ट को आज आप एजेंट ऑरेंज के नाम से जानते हैं। Agent Orange is Agent Orange. एजेंट ऑरेंज वो केमिकल है जिसको आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे आपको कितनी ऐसी मूवीज मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, सीडीज मिलेंगी जो सिर्फ इस केमिकल के बारे में बनी है। ये वो केमिकल है कि जिसको अमेरिका की मिलिट्री ने इस्तेमाल किया वियतनाम वॉर में। ये केमिकल करता क्या? ये केमिकल जंगल के जंगल तबाह कर देता है, ये केमिकल फसलें तबाह कर देता है, ये केमिकल इंसान को बीमार कर देता है और नतीजा ये निकला कि वियतनाम के अंदर 4 लाख लोग इस केमिकल की वजह से मारे गए। 5 लाख बच्चे ऐसे पैदा हुए कि जिनमें पैदाइशी नुक्स था। 20 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि मोन्सांतो के ऊपर एक लॉ सूट भी हुआ और वो लॉ सूट अमेरिका के वेटरन्स ने किया था और उस लॉ सूट में एजेंट ऑरेंज की वजह से मोन्सांतो को केस हारना पड़ा। $180 मिलियन की कॉम्पनसेशन देनी पड़ी। लेकिन ये कॉम्पनसेशन वियतनाम थोड़ी गई, ये कॉम्पनसेशन वेटरन्स के बीच में बांट दी गई। क्या मोन्सांतो रुक गया?
हरगिज नहीं। फिर तीसरा केस निकल कर आता है मोंसांतो का, और इस बार ये केस है पीसीबीज के हवाले से, यानी इंडस्ट्रियल केमिकल के हवाले से। अमेरिका के एक शहर एनिस्टन के अंदर मोंसांतो ने किया ये कि जितना अपना केमिकल वेस्ट था उन्होंने जमीन में दबाना शुरू कर दिया, उन्होंने पानी में छोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि इस शहर के लोग कैंसर से मुब्तला हो गए, बीमार हो गए, बच्चे बीमार होना शुरू हो गए, बच्चों में बीमारियां पैदा हो गई और पैदाइशी नुक्स पैदा होना शुरू हो गया। और मोंसांतो ने क्या किया, $700 मिलियन के लॉ सूट में कॉम्पनसेशन लोगों में बांट दी। कंपनी फिर भी अपना काम करती रही और यूं चलते चलते 1990s में मोंसांतो ने डिसाइड किया कि अब हम फूड का बिजनेस करेंगे। 1990 की दिहाई में मोंसांतो ने एक नई चीज की जिसने एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन को हमेशा के लिए इलीगल डिक्लेयर कर दिया। पहले समझते हैं कि ट्रेडिशन थी क्या। आज आप सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, शहरों में रहते हैं, नौकरियां करते हैं। आपके बाप दादा खेती किया करते थे, उनके बाप दादा खेती करते थे, उनके भी बाप दादा खेती किया करते थे। तो जब ये खेती हुआ करती थी, ज़राअत हुआ करती थी, तो किसान करता क्या था? किसान सारा साल मेहनत करता था, फसल उगाता था। जब फसल उग जाती थी तो उसमें से बीज निकलता था, वो थोड़ा सा बीज बचा लेता था अगली फसल को उगाने के लिए, और ये ट्रेडिशन हमेशा से चलता रहा। मोंसांतो 1990 की दिहाई में बीज को लैब में लेकर गए और बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया, उसके डीएनए के अंदर चेंजेस लेकर आए और फिर उसका पेटेंट हासिल कर लिया। अब पेटेंट का मतलब यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मोंसांतो को मिल गए। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान ना उस बीज को खरीद सकता है, ना उस बीज को इस्तेमाल कर सकता है, ना उस बीज पर काम कर सकता है बगैर मोंसांतो की परमिशन के। अब जरा ये समझे कि किसान बीज खरीदता है, फसल उगाता है, फसल काटी जाती है, जब काटी जाती है तो उससे जो बीज निकलेगा वो किसान का बीज नहीं है, वो मोंसांतो की प्रॉपर्टी है। और अगर किसी किसान ने उस बीज को दोबारा बोने की कोशिश की तो WTO के जितने सिग्नेटरीज हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट के जितने सिग्नेटरीज हैं, इन ममालिक पर लाजिम है कि वो उस किसान को गिरफ्तार करें और उसे जेल में डालें। मतलब किसान अब मजबूर है कि वो जब भी फसल उगाएगा उसे नए बीज लेने पड़ेंगे और नए बीज उसे मोंसांतो से ही लेने पड़ेंगे। अब ये कहानी का आधा हिस्सा है, ये पूरी कहानी नहीं है। और ये पूरी कहानी तब समझ में आती है जब इसके अंदर आप एक लफ्ज और ऐड कर लें, और वो एक लफ्ज है राउंड अप रेडी। ये मोंसांतो की सबसे खतरनाक इन्वेंशन है। मोंसांतो ने एक ऐसा हर्बिसाइड बनाया जो उनकी फसल पर, उनके बीज पर इस्तेमाल होगा। अगर किसान ने कोई और हर्बिसाइड इस्तेमाल किया तो वो हर्बिसाइड उस बीज पर काम ही नहीं करेगा, और इनफैक्ट किसी और हर्बिसाइड से वो बीज, वो फसल तबाह हो जाएगी। यानी अगर आपको एक अच्छी यील्ड लेनी है अपनी फसल से तो आपको मोंसांतो का बीज लेना है, लेकिन बीज लेने के बाद जो बीज पैदा होगा वो मोंसांतो की प्रॉपर्टी है। और अगर आप उस फसल को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो आपको हर्बिसाइड भी इसी कंपनी का लेना पड़ेगा। यानी किसान को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया जाता है। लेकिन ये कहानी फिर भी अधूरी है। इसका एक और टेंजेंट बनता है, एक और एंगल बनता है जो लिटरली आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। एक बूढ़े आदमी की कहानी है और ये कहानी है कनाडा से। इस आदमी का नाम याद रखना, इस आदमी का नाम है पर्सी श्माइजर। कनाडा के अंदर एक इलाका है और इस इलाके का नाम है सस्कैचुअन। सस्कैचुअन के अंदर एक बूढ़ा किसान रहा करता था जिसका नाम था पर्सी। पर्सी अपने बाप दादा की दी हुई जमीन पर खेती करता था, फसल उगाता था, उस फसल को बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन उसके फसल पे एक मोंसांतो का रिप्रेजेंटेटिव आया। उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो आपकी फसल से थोड़ा सा सैंपल ले लूँ। तो दुनिया में लोग तो अच्छे होते हैं। उसने कहा श्योर, मेरी फसल से सैंपल लेना चाहते हैं, ले लीजिए। उस आदमी ने उसकी फसल से एक सैंपल लिया, सैंपल को लैब में भेजा गया और लैब ने कंफर्म कर दिया कि इसकी फसल में मोंसांतो का बीज इस्तेमाल हो रहा है। 1997 में मोंसांतो ने इस आदमी के खिलाफ, पर्सी के खिलाफ कोर्ट में एक केस कर दिया $2 लाख का, और यह कहा गया कि मोंसांतो का बीज बगैर मोंसांतो की परमिशन के इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्सी ने कोर्ट के अंदर यह कहा
कि मैंने कभी मोंसांतो का बीज नहीं खरीदा, मेरा मोंसांतो के बीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि मेरी साथ वाली फसल वाले ने मोंसांतो का बीज इस्तेमाल किया हो और हवा से उड़कर वो बीज मेरी फसल में आ गया हो, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत फसल के अंदर मोंसांतो का बीज लैब रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है। मोंसांतो ने क्या किया? मोंसांतो ने कहा हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीज हवा से आए या कैसे भी आए, आपकी फसल में हमारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, लिहाजा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। वो बेचारा बूढ़ा पर्सी एक जमाने तक कोर्ट के अंदर धक्के खाता रहा, केस लड़ता रहा इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ, यहां तक कि उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है डेविड वर्सेस मोंसांतो। करोड़ों लोगों ने देखी है और आपको पता है कि इस केस का नतीजा क्या निकला? ये आदमी ये केस हार गया, मोंसांतो ये केस जीत गई और इतनी लीगल फीस पर्सी के ऊपर डाल दी गई कि वो हमेशा के लिए तबाह हो गया। ये है इस जैसी कंपनी की स्ट्रैटेजी कि लीगल फीस के नाम पर, कोर्ट केस के नाम पर गरीब किसानों को डराओ और इतना दबाओ कि वो आपके सामने खड़े ना हो पाए। और यह केस खास तौर पर इसलिए मैटर करता है कि हवा के साथ बीज उड़कर आए। अगर अब मोंसांतो ने यह केस नहीं जीता तो हम पूरी दुनिया में अपना मंशूर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द स्कोर फॉर गॉड। और मोंसांतो ने एग्जैक्टली यही किया। 1997 से लेकर 2010 तक मोंसांतो ने 144, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, 144 केसेस किए हैं स्मॉल स्केल फार्मर्स के ऊपर। और उन केसेस का नतीजा क्या निकला कि मेजॉरिटी केसेस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया गया या मेजॉरिटी केसेस के अंदर मोंसांतो जीत गई। ये है नजरिया और ये है इन कंपनीज का चलने का तरीका। और यहां पर आपको एक और नाम भी मिलेगा, एक ऐसी कंपनी का जिसको आप कभी स्टॉक मार्केट में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और उस कंपनी का रेवेन्यू पाकिस्तान के जीडीपी से कहीं ज्यादा है। उस कंपनी का नाम है कारगिल और कारगिल का एनुअल टर्नओवर $177 बिलियन है। कारगिल एक प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, इसलिए कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, इसलिए इसकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा हिडन रहती है। कारगिल एक ऐसी कंपनी है जिसे मैकमिलन कारगिल फैमिली ओन करती है, अमेरिका की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक। और ये कंपनी करती क्या है? दुनिया के अनाज की ट्रेड करती है, गेहूं, चावल, मकई, सोया, कॉटन, कोको, इवन शुगर। यानी अगर मोंसांतो ये डिसाइड करती है कि क्या उगेगा तो कारगिल ये डिसाइड करती है कि वो कहां जाएगा। पोर्ट्स पर कारगिल का कंट्रोल है, शिप्स पे कारगिल का कंट्रोल है, स्टोरेज फैसिलिटीज पे कारगिल का कंट्रोल है। और सिर्फ अमेरिका में कारगिल, टाइसन और जेबीएस मिलकर 70% बीफ को प्रोसेस करते हैं। मोंसांतो ने बीज पर कंट्रोल किया और अब ऐसी फसलें बना रहा है कि जिसके नतीजे पे जो फसल उगेगी उसमें बीज ही नहीं होगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और दूसरी तरफ मौजूद है कारगिल, जो ये फैसला करती है कि कब कहां पर कहत साली होगी, कब कहां पर अनाज जाएगा। और अब कहानी में एक बार वापस आते हैं और अब समझते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद जिस WTO की बात कर रहे थे, ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, वो कहता क्या है। 1994 में यूरुग्वे राउंड होता है और उस राउंड के नतीजे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मार्ज़े वजूद में आती है। दुनिया के लीडर्स मिलकर ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये वो एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान ने साइन किया, बांग्लादेश ने साइन किया, इंडिया ने साइन किया, श्रीलंका ने साइन किया, यानी दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम डेवलपिंग कंट्रीज साइन कर चुके हैं। और ट्रिप्स के अंदर एक आर्टिकल है 27.3b। यह आर्टिकल कहता क्या? यह आर्टिकल कहता है कि मेंबर कंट्रीज सीड, प्लांट सेल्स और DNA सीक्वेंस के ऊपर पेटेंट्स अलाउ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोंसांतो जैसी कोई भी कंपनी अगर एक बीज उठाती है, उसको लैब में लेकर जाती है, उसके DNA को मॉडिफाई करती है और मॉडिफाई करने के बाद उसका पेटेंट हासिल कर लेती है, तो अगले 20 साल तक उस मुल्क के अंदर,
उस सरजमीन के अंदर कोई किसान वो बीज ना इस्तेमाल कर सकता है, ना खरीद सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, ना यूज कर सकता है बगैर कंपनी की परमिशन के। यानी 20 साल तक वो उस गुलामी में चला जाएगा और 20 साल तक एक नया पेटेंट इशू कर दिया जाएगा। और अगर किसी मुल्क के अंदर ऐसे किसी किसान को सजा नहीं दी गई तो उस मुल्क के ऊपर WTO की सैंक्शंस लगेंगी, आपकी इकोनॉमी को स्क्वीज कर दिया जाएगा, आपकी इकोनॉमी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और आपको गुर्बत की सतह से भी नीचे रखा जाएगा। FATF से आपको कंट्रोल किया जाएगा। और यहां पर कहानी फिर भी खत्म नहीं होती, एक नई चीज भी हो रही है और इसको आप कहते हैं बायोपायरेसी। अब यहां पर इमेजिन करें, एक फसल है, वो फसल आपके इलाके में सदियों से होती आ रही है, आप इतना अच्छा है उस फसल के अंदर कि आपकी एक्सपर्टीज है, आपको पता है कि किस क्लाइमेट में ग्रो करती है, कितने टेम्परेचर पे ग्रो करती है, कब बोनी पड़ती है, कब काटनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ पता है। लेकिन एक कंपनी आती है, सैंपल लेकर जाती है, DNA में मॉडिफिकेशन करती है, पेटेंट हासिल करती है, अब आप उस फसल को नहीं उगा सकते। तो आपके साथ क्या किया गया? आपके साथ बायोपायरेसी कर दी गई। और इस वक्त दुनिया में 150 से ज्यादा केसेस हैं बायोपायरेसी के जो ऑलरेडी मौजूद हैं। थाईलैंड ने अपनी जमीन के अंदर अपना एक प्लांट बेस्ड अल्सर का क्योर बनाया था। इससे तो दुनिया में बीमारियों का हल निकल सकता था, लेकिन हुआ क्या? एक जापानीज कंपनी ने पेटेंट हासिल कर लिया और उस पेटेंट को लॉक करके रख दिया गया। अब थाईलैंड कुछ नहीं कर सकता। लाइकवाइज मैक्सिको के अंदर एक येलो बीन हुआ करता है जो आज से नहीं है, हजारों साल से है, लेकिन अमेरिकन कंपनीज ने उसका पेटेंट हासिल कर लिया। और इस तरीके से ये बायोपायरेसी हर तरफ की जा रही है। आप ये सोच रहे हैं कि इन सब चीजों से मेरा क्या ताल्लुक है? जरा बाहर जाएं, तरबूज का मौसम है, जरा देखें कि आपके इर्द गिर्द ऐसे कितने फल आ चुके हैं कि जिनके अंदर बीज नहीं होता। सन 2018 में एक जर्मन कंपनी बेयर ने मोंसांतो को खरीद लिया। बेयर वही कंपनी है जिसकी एस्पिरिन आपके घर में मौजूद होती है। बेयर ने मोंसांतो को खरीद लिया तो नाम बदला है, काम नहीं बदला। आज दुनिया में टोटल 4 कंपनीज हैं, लिटरली 4 कंपनीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल सीड का 60% ओन करती हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स का 76% ओन करती हैं और प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च का 75% ओन करती हैं। ताकत सिमट के दुनिया के 4 हाथों में आ चुकी है। इंडिया में इस वक्त 2 लाख किसान ऐसे हैं, 2 लाख किसान जो खुदकुशी कर चुके हैं इन GMO सीड्स की वजह से, क्योंकि किसान कर्जे में डूबा हुआ था। सवाल यह है कि किसान कर्जे में डूबा क्यों, जब उसको सीड खरीदने पड़ते हैं और उसका पार्ट एंड पार्सल उसको हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड उसी कंपनी के खरीदने पड़ते हैं और एंड में फसल भी अच्छी नहीं होती है, तो किसान डूबता चला जाता है। और यह हाल इंडिया में सिर्फ एक जगह पर नहीं है। इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड डील है वो कहां पर रुकी हुई है? वो रुकी हुई है इसी वजह से कि अमेरिका चाहता है कि उसके GMO सीड्स की जो फसल है, उसका जो बीज है, इंडिया उसके लिए मंडी बने, अपने रास्ते खोले। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो BT कॉटन की फसल होती है वो 60 to 70% डिपेंडेंट है GMO सीड्स के ऊपर। और फिर आप ये सोचते हैं कि जो दज्जाली निज़ाम है कि जहां पर दज्जाल जिसको चाहेगा बारिश देगा, जिस पर चाहेगा कहत साली करेगा, ये वो निज़ाम की बुनियाद है। तो फिर आपको समझ में आता है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने कितने ज़माने पहले कितनी बड़ी बात कितने आराम से खोलकर आपके और मेरे सामने रख दी थी, जिसको आज हम चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। वहां से बाहर से नया बीज आया तो अब हमारे यहां गंदम ज्यादा होती है एक एकड़ में। मकई की यील्ड जो है 1 एकड़ में कितनी होती थी, अब कितनी होती है? तो ये जो बीज है हमने डेवलप किए, हमने इनको जेनेटिकली जो है मॉडिफाई किया, ये GM फूड्स और GM जो सीरियल जो है, लिहाजा उसके प्रोप्राइटरी राइट्स हमें मिलने चाहिए। हमने साइंटिफिक रिसर्च की थी, उस पर हमने पैसे खर्च किए थे, तो ये डेवलप किए थे बीज। अब यह है कि बीज दुनिया में कहीं कोई कौम पैदा नहीं करेगी, बल्कि वो सब हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों से लेने होंगे। इस वीडियो में अगर कोई बात आपको समझ में आ गई हो,
आपको उस बात का मफ़हूम मिल गया हो तो डॉक्टर इसरार अहमद के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। रही बात मेरी, तो ऑनेस्टली मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सेविंग्स कर रहा हूँ। और मैं सेविंग्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में जाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि ज़मीन लेकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे अपनी फैमिली का फूड सिक्योर करना है जो इन केमिकल से पाक हो, इन जीएमओ सीड से पाक हो, जो ऐसा खुराक हो कि जिसका जो फल भी आए तो उसमें बीज मौजूद हो, नॉट द जीएमओ सीड्स दैट यू सी एवरीवेयर, और ना वो प्रोडक्ट जो चारों तरफ जीएमओ सीड्स की प्रोडक्ट आपके फील्ड्स में अवेलेबल है। आपको नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनीज कितना कुछ जानती हैं अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचाना चाहती, जिसके नतीजे में आज जो कौम हम देख रहे हैं वो क्या खाकर बड़ी हो रही है, हमारी नस्लें क्या खा रही हैं, ये मैटर करता है। क्योंकि जब आप उनको हलाल और तैयब रिज़्क खिलाते हैं तब वो नस्ल भी नमक हलाल पैदा होती है। ये सोचना आपका काम है कि आपने किस तरीके से अपने रिस्क में, अपने खुराक में ये पाकीज़गी लेकर आनी है, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। अपने रिस्क में और अपनी खुराक में ये पाकीज़गी आपने कैसे लेकर आनी है, ये सोचना आपका काम है, क्योंकि इस फैसले से फ़र्क पड़ता है।